everybody. I welcome you all to the online platform of Formulator. I will be taking the topic circuit theory analysis, which is a common subject for double E and triple E. एक ही डिफरेंस है डबल ई और ट्रिपल ई में, दैट इज ग्राफ थ्योरी है ट्रिपल ई में, जो कि डबल ई में नहीं है इंक्लूडेड अकॉर्डिंग टू द AKU सिलेबस। ठीक है, तो सबसे पहला चीज होता है कि कौन सा बुक्स आप फॉलो कर सकते हैं। तो इसका दो स्टैंडर्ड बुक है, एक है हाइथ एंड किमरली, बहुत अच्छा बुक है। दूसरा आप सदीक्यू को फॉलो कर सकते हैं, अच्छी बुक है ये भी फॉर प्रैक्टिस। अगर और भी ज़्यादा बनाना है तो फिर अभिजीत चक्रवर्ती को आप फॉलो कर सकते हैं। ये दो बुक्स काफ़ी है। अगर सदीक्यू ही सिर्फ ले लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, वैसे इसका ऑनलाइन में PDF आराम से मिल जाएगा। तो हम लोग आते हैं इसके पहले सिलेबस में क्या क्या है। तो मॉड्यूल 1 में सबसे पहला मॉड्यूल 1 में क्या है, मॉड्यूल 1 में आपको नेटवर्क थ्योरम्स पढ़ना है। नेटवर्क थ्योरम्स पढ़ना है मॉड्यूल 1 में। इसका बेसिक्स के बारे में नहीं दिया हुआ है, तो हम इससे पहले इसका बेसिक्स पढ़ा देंगे, उसके बाद नेटवर्क थ्योरम्स में एंटर करेंगे। ठीक है, मॉड्यूल 2 में आपको सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम्स, ये मॉड्यूल 2 हमारा। इसमें क्या है, RC सर्किट, RL सर्किट, ये सब पढ़ना है। RC सर्किट, RL सर्किट, RLC सर्किट, ये सारा चीज हमको मॉड्यूल 2 में पढ़ना रहेगा। तीसरा क्या रहेगा, मॉड्यूल 3, उसमें लिखा हुआ है साइनसॉइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस। हम लोग ये भी बोल सकते हैं इसको AC सर्किट एनालिसिस। उसके बाद मॉड्यूल 4 में क्या है, ये हो गया मेरा मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 4 में क्या है मेरा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म से सर्किट एनालिसिस यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म, सर्किट एनालिसिस using Laplace transform। ठीक है, मॉड्यूल 5 में क्या है, टू पोर्ट नेटवर्क्स। मॉड्यूल 5 में है टू पोर्ट नेटवर्क्स। यहां तक मेरा इलेक्ट्रिकल और ट्रिपल ई का सिलेबस सेम है। मान लीजिए ये इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है। मॉड्यूल 6 जो मेरा है, ये मेरा डबल ई के सिलेबस में नहीं है। मॉड्यूल 6 है मेरा ग्राफ थ्योरी, बट मेरे हिसाब से डबल ई वाले भी पढ़ ले तो ज़्यादा बेटर होगा। क्यों? क्योंकि कभी कभी, हमेशा तो नहीं बट कभी कभी गेट में इससे क्वेश्चन आ जाता है। एक ही क्वेश्चन आएगा लेकिन आ जाएगा, इजी होता है, बहुत इजी सब्जेक्ट है ये। अब आते हैं कि ये जो सर्किट थ्योरी एनालिसिस है, इसको 3rd सेम में क्यों रखा गया है। इसलिए रखा गया है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आपको सर्किट थ्योरी एनालिसिस नहीं आता है तो आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं सीख सकते हैं। आपको बहुत सारे सब्जेक्ट, जैसे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सर्किट्स रहेंगे, उसमें भी RL RC ये सब रहेगा, फिर AC सर्किट एनालिसिस रहेगा। तो इसका मतलब ये मेरा बेसिक सब्जेक्ट है, ये आना चाहिए आपको अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर खुद को बोलना चाहते हैं तो।
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, अगर ये आपको आता है तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आराम से हो जाएगा। मशीन में भी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आएगा जो कि यहाँ से हम लोग देखेंगे, मतलब इसका यूज रहेगा मशीन्स में भी। बेसिकली बोल सकते हैं कि इससे आगे आने वाले बहुत सारे सब्जेक्ट में यूज होने वाला है। एनालॉग सर्किट्स में इसका यूज रहेगा। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं। अगर पॉसिबल होगा तो सभी को डाउनलोड कर लीजिएगा, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। नहीं तो फिर अगर खरीदने का मन है तो खरीद लीजिएगा। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इस सब्जेक्ट में, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। और गेट में इससे 10 मार्क्स पूछता है ऑन एन एवरेज, और इजीली आप इसको बना सकते हैं। पावर सिस्टम ये सब बने या ना बने, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बने या ना बने, सर्किट थ्योरी आराम से बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहला चीज इसमें आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, कुछ बुक्स इसका नाम लिख देते हैं नेटवर्क थ्योरी एनालिसिस। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्किट एंड नेटवर्क, सबसे पहला चीज वही आता है, सर्किट एंड नेटवर्क। तो बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं मेरा सर्किट थ्योरी में। एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, कैपेसिटर, इंडक्टर, रेजिस्टर, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, ये सारे मेरे एलिमेंट्स होते हैं मेरे सर्किट थ्योरी में। सर्किट थ्योरी या नेटवर्क थ्योरी जो भी बोल सकते हैं। तो सर्किट बेसिकली क्या होता है, दीज आर क्लोज्ड नेटवर्क्स, क्लोज्ड नेटवर्क्स। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि नेटवर्क मे और मे नॉट बी क्लोज्ड, मे और मे नॉट बी क्लोज्ड, नेटवर्क में और मे नॉट बी क्लोज, लेकिन मेरा सर्किट हमेशा क्लोज्ड होना चाहिए, उसमें मेरा करंट फ्लो करना चाहिए, एक क्लोज्ड लूप बनना चाहिए, तब उसी को हम सर्किट बोल सकते हैं। तो यहां से आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन कहीं भी पूछ सकता है, ट्रू एंड फॉल्स में, ऑल नेटवर्क्स आर सर्किट्स, ये सही है या गलत है? ये गलत स्टेटमेंट है। तो सही स्टेटमेंट क्या होगा, ऑल सर्किट्स आर नेटवर्क्स, ये मेरा सही स्टेटमेंट है। तो ये ध्यान आना चाहिए, किसी भी इंटरव्यू में जाइएगा तो हो सकता है कि आपसे पूछ दे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्किट एंड नेटवर्क। ये एक बेसिक क्वेश्चन होता है, किसी भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट चीज यहां पे शुरू होता है, किसी भी इंटरव्यू में आप जाइएगा तो आपसे पूछेगा, वो होता है मेरा ओम्स लॉ। बहुत आसान है और मेरे एक्सपीरियंस में सारे बच्चे इसका गलत डेफिनेशन बोल देते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है, बच्चे को ये पता ही नहीं होता है क्या डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। बच्चे क्या करते हैं, हम लोग हमेशा से ये पढ़ते आए हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी डिपेंडेंट ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मेरा कहने का मतलब ये है, आसान भाषा में y इज इक्वल टू mx, x शुड बी द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड y शुड बी द डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन x। ठीक है, उसी तरह मेरा अगर हम सर्किट थ्योरी में आते हैं तो कभी भी क्या हो रहा है, मान लीजिए कोई बल्ब जल रहा है तो हम लोग वोल्टेज सप्लाई किए हैं, करंट फ्लो कर रहा है, वोल्टेज सप्लाई किए हैं, करंट फ्लो कर रहा है। तो वहीं से आता है कि मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल वोल्टेज होता है एंड करंट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, करंट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन बच्चा क्या बोल देता है, बच्चा बोल देगा आपको कि वोल्टेज अक्रॉस अ टर्मिनल ऑफ एन कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। नहीं, ऐसा नहीं बोलना है। बोलना क्या है हमको, the current flowing through an element should be directly proportional to the voltage applied through it, provided the temperature should be coefficient। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्यों हम लोग बोलते हैं, क्योंकि टेम्परेचर पे मेरा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा, वो डिपेंड करेगा कौन सा मटेरियल हम लोग यूज किए हुए हैं। जैसे
अगर मेरा कंडक्टर है तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस मेरा बढ़ता है, अगर मेरा इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर है तो टेम्परेचर बढ़ाने से मेरा रेजिस्टेंस घटता है। तो अगर रेजिस्टेंस घटेगा तो क्या हो जाएगा, मेरा करंट बढ़ेगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हमेशा टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए अगर हम ओम्स लॉ के बारे में पढ़ रहे हैं तो मेरा डेफिनेशन क्या हो जाएगा ओम्स लॉ में, ओम्स लॉ का मेरा डेफिनेशन हो जाएगा द करंट फ्लोइंग थ्रू द नेटवर्क, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट या थ्रू एन एलिमेंट is directly proportional to voltage applied across it। बच्चा वाला डेफिनेशन है, आराम से इसको याद रखिएगा। प्रोवाइडेड टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मतलब आसान भाषा में क्या बोलना चाह रहा है, करंट फ्लोइंग थ्रू एन एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अप्लाइड। लेकिन हम लोग हमेशा से क्या पढ़ते आए हैं, V इज इक्वल टू IR। यही चीज याद करके बच्चा लोग गलती कर देता है बार बार। ठीक है, तो हम लोग को हमेशा क्या बोलना है, I इज प्रोपोर्शनल टू V, नॉट V इज प्रोपोर्शनल टू I। क्योंकि हम लोग कभी भी जनरली नॉर्मल भाषा में, नॉर्मल जब भी हम लोग यूज करते हैं तो वोल्टेज सप्लाई करते हैं, कभी करंट सप्लाई नहीं करते हैं। करंट सोर्स होता है, प्रैक्टिकली दे एग्जिस्ट, लेकिन वो हमको बनाना पड़ता है। हमेशा हम लोग को क्या होता है, वोल्टेज सोर्स एग्जिस्ट करता है जिसका इफेक्ट होता है करंट। सो वोल्टेज इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहीं से मेरा इक्वेशन आता है y इज इक्वल टू mx। तो m क्या होगा, मेरे पास इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू IR। तो I इज इक्वल टू v बाई आर, ये मेरा नॉर्मल इक्वेशन हुआ। R क्या होता है, अब आगे चलते हैं हम लोग। R इज बेसिकली रेजिस्टेंस। अब हम लोग रेजिस्टेंस क्या है, प्रतिरोधक क्षमता। करंट फ्लो कर रहा है उसको रोकेगा, उसी को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं हम लोग रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ एन कंडक्टर या इंसुलेटर, जो भी कुछ कंडक्टर, विच टेल्स अबाउट इट्स प्रॉपर्टी टू अपोज द करेंट ऑफ द फ्लो। करेंट के फ्लो को जो अपोज करता है उसी को रेजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, या रेजिस्टेंस बोलते हैं। वो प्रॉपर्टी जिसके थ्रू करंट का अपोजिशन शो किया जाता है उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, नॉर्मली R इज इक्वल टू रो L बाई ए। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। R इज इक्वल टू रो L बाई ए। L क्या हो गया, लेंथ ऑफ कंडक्टर। A क्या हो गया, एरिया ऑफ कंडक्टर। रो क्या हो गया,
रेजिस्टिविटी, ये उसका फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, रेजिस्टिविटी ही चेंज होता है टेम्परेचर के अनुसार। ठीक है, जो भी कुछ यहां तक ठीक है। रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा मेरा? ओम मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब अगला चीज मेरा आता है कि रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है कंडक्टर के लिए, इंसुलेटर के लिए, सेमी कंडक्टर के लिए। ठीक है, वो देख लेते हैं हम लोग, याद कर लीजिएगा। वैसे फॉर कंडक्टर बेसिकली उसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो कंडक्टर के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसका मतलब कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो मेरा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। आसान भाषा में यही होता है। अगर मेरा इंसुलेटर है और सेमीकंडक्टर, इसमें क्या होता है? निगेटिव होता है। निगेटिव होता है, इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस घटेगा। बेसिकली इसका इक्वेशन कैसा होता है? R इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, ये जो मेरा अल्फा है यही मेरा टेम्परेचर कोफिशिएंट है। टेम्परेचर कोफिशिएंट यही अल्फा है मेरा। अगर ये मेरा पॉजिटिव रहेगा तो R का वैल्यू बढ़ जाएगा, अगर ये मेरा निगेटिव हो जाएगा तो R का वैल्यू घट जाएगा। वही मेरा ये बेसिकली इस इक्वेशन में बताया जा रहा है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। रेजिस्टेंस हो गया। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन है। उससे पहले हम लोग एक ग्राफ देख लेते हैं। अगर हम लोग V और I का ग्राफ बनाएंगे, V और I का ग्राफ बनाएंगे तो कैसा होगा? मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सपोज VI graph has been plotted for a conductor at two different temperatures. ठीक है, कुछ ऐसा मेरा ग्राफ बना हुआ है। मान लीजिए V किधर होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो यहां होगा। I कहां होगा? यहां होगा। ठीक है, मान लीजिए दो मेरा ग्राफ बना हुआ है। ऐसा कुछ ग्राफ आया है, स्ट्रेट लाइन T1 और T2 पे। तो व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन द टेम्परेचर्स? फाइंड द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर्स। कौन सा ज्यादा बड़ा होगा, T1 और T2? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक बार वीडियो पॉज करके आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, नहीं बनेगा तो आगे देख लीजिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। तो कैसे बनेगा मेरा? नॉर्मली मेरा क्या है इक्वेशन? सबसे पहले ये दोनों में स्लोप किसका ज्यादा है? T2 का ज्यादा है और T1 का कम है।
मेरे पास जो नॉर्मल इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू mx, ठीक है। m इज द स्लोप, ठीक है। नॉर्मल मेरे पास क्या इक्वेशन है, v इज इक्वल टू, सॉरी आउटपुट इज i, तो i इज इक्वल टू v बाई आर, i इज इक्वल टू v बाई आर। इक्वेशन मेरे पास होता है i इज इक्वल टू 1 बाई आर इंटू वी, ऐसा इक्वेशन है। तो m इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेरे पास T2 का जो स्लोप है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं M2 इज ग्रेटर देन M1, ठीक है। अगर M2 इज ग्रेटर देन M1 है और इन्वर्स है मेरा रिलेशनशिप रेजिस्टेंस के साथ, तो हम लोग बोल सकते हैं R1 इज ग्रेटर देन R2। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। M2 इज ग्रेटर देन M1, इसका मतलब R1 इज ग्रेटर देन R2, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर R1 इज ग्रेटर देन R2 है, मेरा कंडक्टर है, कंडक्टर में क्या होता है, मेरा टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है। इसका मतलब कि टेम्परेचर मेरा R1 में ज्यादा होगा कंपेयर टू R2, तब ना मेरा रेजिस्टेंस R1 का ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब मेरा क्या हुआ, T1 इज ग्रेटर देन T2। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग KVL KCL के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।